कोविड-19 से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है और इस संबंध में गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनके अंतर्गत 3 मई तक संपूर्ण देश में कुछ एक्टिविटीज़ पर आवश्यक तौर पर रोक लगाई गई थी। साथ ही वो एरियाज़ जो हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल तक कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसी श्रृंखला में गृह मंत्रालय ने 21 अप्रैल को अपने पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज़ में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शंस की रिचार्ज फैसिलिटी भी एग्जेम्प्ट सेवाओं में शामिल है। ज़रूरी वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, आटा और दाल मिलों को भी छूट प्राप्त है। गृह मंत्रालय प्रोड्यूस के आयात निर्यात संबंधी सुविधाओं को, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र की रिसर्च संस्थाओं को तथा मधुमक्खी उत्पाद एवं शहद संबंधी आवाजाही को छूट दी है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। लाखों भारतीय मर्चेंट शिपिंग वेसल्स पर काम करते हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि भारतीय सी फेयरर्स लॉकडाउन की वजह से जहाज़ों पर स्ट्रैंडेड हैं या जहाज़ों पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये चिंता भी है कि अन्य देशों के सी फेयरर्स ऐसे जहाज़ों पर भारतीय सी फेयरर्स की जगह ले सकते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने उनके साइन ऑन और साइन ऑफ के लिए 21 अप्रैल को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट देश में कुछ घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर संतोषजनक चल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल तक मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। कई स्थानों पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इत्यादि जो पहले से ऑपरेशनल थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। सड़क निर्माण, ईंट भट्टों, सीमेंट फैक्ट्रीज आदि से संबंधित कार्य भी शुरू हो गए हैं। कई कार्यों में प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार दिया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का फीडबैक लेकर उनको दूर करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में होम सेक्रेटरी ने और सेक्रेटरी डीपीआईटी ने अभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग की। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ परमिटेड है, उनको किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाएं और आर्थिक गतिविधियों को गतिशील करें, इस पर भी चर्चा की है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के भाई और बहन बड़ी निष्ठापूर्वक खुद की परवाह किए बिना कोविड-19 से हमें बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। गृह मंत्रालय ने समय समय पर इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सलाह दी है कि सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दें, चाहे वे हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हों, क्वारंटाइन सेंटर में हो या परीक्षण हेतु फील्ड में जा रहे हों। माननीय गृह मंत्री जी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की
और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा का आश्वासन दिया। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पत्र लिखकर सभी राज्यों को कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और आईएमए के लोकल चैप्टर के साथ मिलकर मेडिकल प्रोफेशनल्स को की पर्याप्त सुरक्षा हेतु जो कदम उठाने हैं उनको सुनिश्चित करें। चिकित्सा टीमों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी भी आईएमए के लोकल चैप्टर के साथ साझा करें। इससे स्वास्थ्य कर्मी विश्वस्त होंगे कि वे सुरक्षित हैं। इस संबंध में जिला एवं राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर्स को भी नियुक्त करें जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निदान कर सके। अगर किसी भी मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कोई भी हिंसा या अनुचित व्यवहार की घटना होती है, दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में जनता में भी जागरूकता पैदा करनी चाहिए। हमारी उम्मीद ये है कि इन सब कदमों से लॉकडाउन सफल रहेगा, एक्टिविटीज सुचारू रूप से प्रारंभ होंगी तथा हम कोविड-19 की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। कल से पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, विच टेक्स आर टोटल कंफर्म केसेस टू 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं, वह हैं चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इम्फॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोत्तागुड़म तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, SBS नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी ने कल एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अमेंड किया गया है। इस ऑर्डिनेंस को कहा है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे या एपिडेमिक के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं या तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जो कि एपिडेमिक ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट अगर उनको देते हैं तो उसकी सज़ा बढ़कर 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है और फाइन भी 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक उस पर लगाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत किया हुआ कोई भी ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है और नॉन बेलेबल रहेगा। जो भी पर्सन इस एक्ट के तहत कन्विक्ट किए जाएंगे उनको कंपेंसेशन भी पे करने के लिए वे लायबल होंगे और कंपेंसेशन जो हो सकता है वह जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी डैमेज प्रॉपर्टी की या जो लॉस उन्होंने कमिट किया है उसकी ट्वाइस द अमाउंट हो सकता है। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि हमारे जितने भी कोविड योद्धा हैं हमें उनका सपोर्ट लेना है। हमें ये जानना चाहिए कि वह सब हमारे आदर और सम्मान का पात्र हैं। इसके साथ ही आरोग्य सेतु के बारे में हम विभिन्न माध्यमों के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं दिखाना चाहूँगा सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी।
सर। आप कौन? सर, बॉडीगार्ड। सेतु। सर, मैं एक बॉडीगार्ड हूं। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेफ कर सकता है। कोरोना वायरस से सर, आपको पहले ही बता देता हूं, आपको कोरोना खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास वो, तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूं। कंटिन्यू। और मैं आपको यह भी बताता हूं कि आपसे आपके परिवार वालों को मुझसे फैमिली को क्या थोड़ी में आप किसी कोरोना पॉजिटिव आ गए को फौरन अलर्ट कर दूंगा, ताकि कहीं आप इस बीमारी को फैमिली तक ना पहुंचा दें। ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं सर, सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा हर पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। और टेंशन लीजिए सर, फोन में एक बंद कर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड और आप भी। Today, we are also joined by C.K. Mishra, Director ICMR and Director AIDS। आप सब लोगों को विदित है कि कोविड की इस लड़ाई में, इस महामारी के युद्ध में गवर्नमेंट की तरफ से 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए थे गाइडेंस के लिए, और उसमें से एक ग्रुप नंबर 4 जिसका मुख्य कार्य है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटीज़, डिजीज सर्वेलेंस और टेस्टिंग के विषय में गाइडेंस देना, काम करना। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा C.K. मिश्रा साहब से कि फर्दर हमें बताएं प्लीज़। फ्रेंड्स, प्रतिदिन उस दिन की जो स्थिति होती है, जो प्रगति होती है, जो बदलाव आते हैं, उसके संबंध में मेरे कॉलीग अग्रवाल, पुण्या श्रीवास्तव आपको आंकड़ों से अवगत कराते हैं, स्थिति से अवगत कराते हैं और आप उसका विश्लेषण करते हैं। आज हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि आंकड़ों से थोड़ा कर इस बात की चर्चा करें कि इस कोविड की लड़ाई में एक, हमारी रणनीति क्या है और दो, हमारी तैयारी क्या है। इन दो विषयों पर हम फोकस करना चाहेंगे। We are passing through very challenging times. Many of the countries are known as developed countries in this world, far more countries and much more resources than us are also facing huge challenge. पृष्ठभूमि है जिसमें बात को हमें समझना पड़ेगा। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के 1 महीने पूरे हैं। तो इस दिनों हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे हैं, तैयारी की है, संक्षेप में समक्ष सारी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट has this 30-day done. मुझे ये एहसास है we must all of India this heart so that we can save lives in future. और हमारा मूल जो मंत्र है वो है कि हम जिंदगी लोगों को ठीक कैसे करें। प्रमुख की ओर मैं आपका ध्यान दिनों के लॉकडाउन हुए हैं। We to cut transmission, minimize and increase speaking to you. We have been able to test. And third, we have to use this time gainfully for preparing ourselves the virus and whatever is required. In a lot of action in this
सिर्फ हम बैठे हुए हैं, लोग कार्य में लगे और लोग और सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं जिससे सुनिश्चित है 30 days more stable, and that is the first thing. And critical एक जो मैं इस्तेमाल किया है वो टेस्टिंग, और व्हेन आई से टेस्टिंग इट इज RT-PCR जो हमें बताता है मरीज है नहीं है। अगर हम इनको देखें तो एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। 23 मार्च को देश में 14,950 थे। On the 22nd of April, done more than 5 lakh tests. If you do a rough calculation, it is about 30 times in 3 years. We are conscious of the fact this is not enough, and we have to continuously move ahead and ramp testing in this country. We will continue. हमने ये भी देखा है और श्री अग्रवाल ने भी बताया, इस अवधि में हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है, और हमें उस बात को ध्यान रखना है जब आप अपनी टेस्टिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं या हॉस्पिटल की स्ट्रेटजी। तो मैं संक्षेप में कुछ चीजें आपके समक्ष रखना, वी आर एबल टू अप्रिशिएट एंड ऑलवेज कीपिंग एट द बैक ऑफ आवर माइंड that this may not be enough and we need to continuously work to do more and more on this. Let us look at this. This shows the figures of these 30 days and how the number of daily tests have gone up and how the new positives have gone up. So this is where we stand today, what we've been doing and what we've been trying to achieve. Let us now move a little further on this and see how cases have moved in India. This is how the positive cases have moved in India. The only point that I would like to make here is that the growth has been more or less linear, not exponential. What that tells us is that there are certain strategies and work which has helped this be contained to a particular level. Now let us move on to see beyond this what has been the story of positivity to testing during these 30 days. If you see this slide carefully, what it will really tell you is that during this period, we are more or less, लगभग हम उसी जगह पर हैं जहां हम एक माह पूर्व थे, यानी स्थिति बहुत बिगड़ी नहीं है। लगभग 4%, 4.5% लोग जो टेस्ट हुए थे वो पॉजिटिव निकले थे एक माह पहले, और अभी भी लगभग वही स्थिति है कि जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उसमें से जो प्रतिशत पॉजिटिव हो रहे हैं लगभग वही हैं, यानी कि हम एक कांस्टेंट लाइन अगर आप इसको देखें तो वहां पर हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और हम ये देखने का प्रयास करें कि अन्य देशों की तुलना में हमारी क्या स्थिति है। It's a rough comparison. There can be no one-to-one comparison. Each country is different and each country needs a different strategy. But this is roughly a rough comparison that we have presented before you. What I would like to point at is this yellow line, if I can get my pointer there, right at the bottom. That is India's story. And we have deliberately taken a case of 400th case on 23rd of March.
what was the position when each of these country had 400 cases and how they have moved beyond that. So this slide clearly tells us where we stand, and if you see, one of the countries which is, of course, done better is South Korea. But majority of the developed countries have had a story which is, it could be a combination of various things. This is not to say that we've done extremely well and things are going, but this is the current story. And based on this current story and the future projection, we need to evolve a strategy in this country. Let me also now just mention to you, while we are here on this slide, the fact that how has it happened in some of the other countries. So let me give you some numbers of that. If you look at the figures carefully, we are today at a 500,000 mark. 5 लाख टेस्ट हमने आज किए हैं. यूएस ने 5 लाख टेस्ट 26 मार्च को किया था. They had found 80,000 cases to be positive. I'm giving you rough numbers. इटली ने ये मार्क 31 मार्च को किया था, and they had 100,000 people who were positive. 1 लाख लोग थे. यूके में ये समय 20 अप्रैल को आया, and they had 120,000 positives. टर्की में ये समय 16 अप्रैल को आया, they had 80,000 positives. इंडिया में ये मार्क 22 अप्रैल को आया और हमारे पास लगभग 20,000 पॉजिटिव केसेस थे. कहने का तात्पर्य यह है कि एक अगर वैश्विक तुलना हम करें तो वी सीम टू बी डूइंग वेल so far with our strategy which is focused and very, very intensely focused on the areas where we see a lot of positivity and action happening. Of course, there are other countries which have done better. For example, South Korea has done better than this. So, given these facts, these actually, what do they show? These show that our testing strategy has been focused, targeted, and continues to expand. So that is the strategy. And this, I must say, is an evolving strategy. Because as we go on, we learn. हर दिन हम सीख रहे हैं. हर दिन हम सीख रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव ला रहे हैं और इसको एक्सपैंड करते जा रहे हैं. अब प्रश्न यह है कि हमने ये जो एक्सपेंशन किया टेस्टिंग का, वो कैसे हुआ? Only thing I would like to mention here is that strategy is a response to a challenge. As the challenge changes, strategy has to change. And this is precisely what India has done. As the challenge kept expanding, the strategy kept changing, the expansion kept happening, and we will continue to do this in future also. So what is it that we did? Some of the quick points that comes to mind is, and please let us remember that it takes huge number of people across the country to implement the strategy on the field. We are a very large nation, very populous nation. So what we have done largely is, A, expanded the testing base, B, expanded the test base, where we test, and we have mobilized all resources that we have, public, private, resources of scientific institutions, resources of research institutions, resources of central university. Every possible resource has been put together, and we have actually decentralized these activities to manage logistics in an efficient way. And when Professor Balram Bhargav speaks, he will give you the details of the gist that I have placed before you on how we have increased our testing strategy. So, in these last 30 days, there has been a lot of activity. We have expanded our testing, which we will continue to do and bring it to a much higher level in the days to come. And we've used every possible tool as a strategy to move ahead on this. The second aspect that I wanted to speak to you is about the hospital preparations.
This period has been very gainfully utilized to review, assess, and ramp up the hospital capacities. And it is happening not just at Delhi, it is happening in the states, it is happening in the districts. In fact, now our focus is districts. स्टार न्यूज पर